हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईशा ठाकुर एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे सीडीएस के बारे में कुछ बात करने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीडीएस का एग्ज़ाम आने ही वाला है और ये एग्ज़ाम अब जल्द ही होने वाला है, तो क्यों ना हम सीडीएस के बारे में कुछ स्पेशल बातें करें कि जैसे उसका कट ऑफ किया जाता है और उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें टाइमिंग क्या रहती है। तो आज इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगी। देखिए, तैयारी तो सबकी हो गई होगी, काफ़ी कुछ हद तक आप लोगों ने तैयार भी कर लिया होगा क्योंकि एग्ज़ाम बस अब सर पे ही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको जानना चाहिए, ऐसी इन चीज़ों के बारे में हम आज बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने एक पेज रखा हुआ है जिसमें मैंने सीडीएस के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि सीडीएस आखिर क्या होता है, कैसा क्या एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराता है। तो देखिए, सीडीएस को हम जानते हैं कि ये एक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। तो हम बात करते हैं कि इसमें कैसे एग्ज़ाम होते हैं और क्या होता है। तो इसमें 2 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, या मैं कहूँ 4 टाइप के होते हैं। देखिए, एक एग्ज़ाम होता है IMA, जिसे हम जानते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी नेम से। दूसरा होता है INA, इंडियन नेवल एकेडमी। तीसरा IAA और AFA, जिसे हम बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। और जो हमारा चौथा एग्ज़ाम होता है जो सीडीएस कंडक्ट कराता है, वो है OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। तो गर्ल्स मोस्टली इस पर ज़्यादा फोकस करती हैं और इसी को फिल कर सकती हैं गर्ल्स, क्योंकि इसमें मैथ्स वगैरह नहीं आती है और गर्ल्स के लिए बहुत ही सूटेबल चीज़ है। तो और बाकी की ये जितनी चीज़ें हैं, इनमें मैथ्स आती है, जैसा कि मैंने आगे बताया। तो देखिए, इनके सब्जेक्ट्स मैंने नीचे लिख दिए हैं कि सब्जेक्ट क्या आते हैं इनमें। ये IMA, INA और IAA जो ये एग्ज़ाम है, इसमें आपके सब्जेक्ट आते हैं इंग्लिश 100 मार्क्स की, GK वो भी 100 मार्क्स की, और मैथ आती है वो भी 100 मार्क्स की। और टाइम ड्यूरेशन है इसका 2 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो आपके मार्क्स होंगे वो 100 में काउंट किए जाएंगे, बट जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 120 होंगे। अब हम बात करते हैं OTA के लिए। तो OTA का जो हमारा एग्ज़ाम होता है, इसमें मैंने जैसे कि अभी पहले बताया था कि इसमें मैथ नहीं आती है, तो बिल्कुल वैसे ही इसमें मैथ नहीं आती, इसमें इंग्लिश और GK। और इसके साथ साथ ये भी 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। इनके लिए भी टाइम ड्यूरेशन सेम है, 2 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। अब बात करते हैं मार्किंग की। तो देखिए, इसमें पॉजिटिव मार्किंग मैंने लिखी हुई है प्लस का 0.8, यानी अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको प्लस का 0.8 मार्क्स मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग है माइनस का 3.3। तो ये एक निगेटिव मार्किंग बेस्ड पेपर होता है। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगी। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस में हम आते हैं इंग्लिश के सिलेबस पर। तो इंग्लिश सबसे दोनों के लिए ही आती है, चाहे वो मैथ्स आ रही हो सब्जेक्ट में या नहीं आ रही हो, लेकिन इंग्लिश तो आनी ही आनी है। तो हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में किस तरह के चीज़ें आती हैं। सबसे पहला स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चंस आएंगे। स्पॉटिंग एरर में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये अपने अपने हिसाब से होता है। मैंने हर ईयर के पेपर्स देखे, उनके हिसाब से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन लगभग इतने से इतने तक ही हैं। तो ये जो स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चन है, ये 15 से 20 तक आते हैं और ये इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, यानी ज़्यादा टफ नहीं होते, डिफ़िकल्ट नहीं होते। आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे आते हैं हम सेंटेंस अरेंजमेंट पे, यानी पैराजंबल जो आते हैं, ये लगभग आते हैं हमारे पास 10, और ये होते हैं इजी टू मॉडरेट। ये भी हमारे काफ़ी इजी आते हैं, तो हमें इनको भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। तो ये मिला करके आते हैं 17 to 20 लगभग, और ये भी हमारे इजी टू मॉडरेट ही होते हैं। बात की जाए सिलेक्टिंग वर्ड्स की, तो ये भी 15 to 20 आते हैं। इसमें आपको वर्ड सेलेक्ट करना होता है। ये भी इजी टू मॉडरेट होते हैं, यानी आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन रीड करने को आता है। सिलेक्टिंग वर्ड्स मतलब आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उससे फिर आपको वर्ड सेलेक्ट करने होंगे। अब देखिए, आता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। तो हम ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो 6 to 8 क्वेश्चन आता है, और वो मॉडरेट लेवल का ही आता है, यानी ये काफ़ी इजी तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की।
तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में 20 to 25 क्वेश्चन आ सकते हैं और ये इजी लेवल के रहेंगे काफ़ी। अब देखते हैं वोकैबुलरी प्रिपरेशन में क्या आता है, और इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसके साथ साथ आता है। तो ये लगभग 5 आते हैं और वो मीडियम ही रहेंगे, मॉडरेट लेवल के ही रहेंगे। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये जो क्लोज टेस्ट आपका आता है, क्लोज टेस्ट भी अच्छा खासा आता है। यहाँ मैंने 5 to 10 लिखा है, बट ये चीज़ें अपने आप में चेंज हो सकती हैं। तो देखिए आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, आइए मैं आपको इसको ध्यान से दिखाती हूँ। देखिए हम अगर बात करते हैं स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चन की, तो ये 15 से 20 तक आ रहा है, यानी ये एक अच्छा खासा है। अब देखिए स्पॉटिंग एरर्स में किसी भी तरीके की एरर पूछ सकता है, जैसे कि एरर प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी हो सकती है, एरर आपकी प्रोनाउन से रिलेटेड हो सकती है, एडजेक्टिव से रिलेटेड हो सकती है, वर्ब से रिलेटेड हो सकती है। आपसे पूछेगा कि ये एक सेंटेंस है, इसमें कहाँ पे कौन सी एरर है आप निकालिए। तो इस टाइप के जो होते हैं वो उनको हम ऐसे करेंगे। तो आप देखिए जिन जिन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चन जो है 15 से 20 क्वेश्चन तक ये लाता है। अब तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, और देखिए सिलेबस जितना भी है, जो भी लोग एसएससी या इन सारी चीज़ों की बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं उनमें सारी चीज़ें आती हैं, तो आपने इन सारी चीज़ों को पहले से पढ़ रखा होगा। लेकिन अब बात मेन ये है कि वेटेज हमें किन चीज़ों का देना है। तो हमने स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चन देख लिए, अब आते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट पे। तो सेंटेंस अरेंजमेंट जो होते हैं ये भी आपके अच्छे खासे आते हैं, बट इनके लिए आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर जब आएंगे तो अगर आपने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, पहले से ही आपने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करके रखी हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपने जितने भी पढ़े हैं अब आप उनको रिवाइज कर लीजिए। देखिए अब एग्ज़ाम क्योंकि होने ही वाला है, इसलिए आपको नया कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जितना कुछ भी पहले से पढ़ रखा है बस आप उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, बस आपको इतना ही करना है। तो अब बात करते हैं इसके बाद सिलेक्टिंग वर्ड्स की। तो इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग होती है एक टाइप की, तो इसमें भी आपको कुछ खास नहीं करना है। जब एग्ज़ाम में आपके सामने आएगा तो आप खुद ब खुद इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आपको ये होगा कि मैं कुछ ऐसे चूज़ करके ऐसे कुछ सब्जेक्ट बता रही हूँ, ऐसे कुछ इसमें से आपको बता रही हूँ इन चीज़ें जिनसे आप स्पेशली अगर आप इनको तैयार करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं जिनको मैं छोड़ रही हूँ लगभग वो सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं एक्सरसाइज बेस्ड होती है। मतलब आप अगर काफ़ी पहले उनकी एक्सरसाइज कर चुके हैं, काफ़ी कुछ आपने सॉल्व कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे उसको अच्छे से कर सकते हैं। सेलेक्टिंग वर्ड्स जो हैं ये भी आप वहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आया है, ये भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, वोकैबुलरी प्रिपरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। क्लोज टेस्ट अगर आपने किए हैं पहले कभी तो आप उनको भी रिवाइज कर लीजिए। और ये सारी चीज़ों में जो ये ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है इनको भी अगर आप देख लेते हैं, कुछ रूल्स उनके होते हैं बेसिक कुछ, तो उनको भी अगर आप देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है ये। और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ये जो आपका 20 से 25 का ले रहा है, इसकी भी अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज बुक वगैरह से या सीडीएस के पुराने क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करते हैं तो आपको एक तरीका मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये काफ़ी इजी होते हैं अगर एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आप अच्छे रीडर हैं, अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं और साथ में पढ़ाई भी आपने अच्छी तरीके से की है, बुक्स वगैरह रीड करते रहते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से इंग्लिश के पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम जहाँ मेन होती है वो वोकैबुलरी सेक्शन में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। स्पॉटिंग एरर्स अच्छे से तैयार कीजिए, सारे रूल्स याद करके जाइएगा, जो आपने पहले पढ़े उनको रिवाइज करके जाइएगा। तो चलिए ये तो बात थी इंग्लिश की। अब क्योंकि इंग्लिश ही सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ हमारे पास 2 सब्जेक्ट और आते हैं, लेकिन ओटीए में सिर्फ इंग्लिश और जीके आती है यानी जीएस। तो बात करते हैं हम अपनी जीके वाले सेक्शन की। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है दूसरा जीके, इसको हम जीएस भी बोल सकते हैं। इसकी बात करते हैं तो देखिए लेटेस्ट करंट अफेयर्स 10 to 15 इजी टू मॉडरेट, तो ये एक अच्छा खासा वेटेज दे जाएगी।
अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये काफ़ी कुछ अच्छा। और देखिए यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं जो मैंने अलग अलग लिखे, ये कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं अटैच्ड है। जैसे कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स में से आपका एक ये जो टॉपिक है, इंडियन नेवी मिलिट्री रिलीजन्स, बैंकिंग सेक्टर, यूनिवर्सिटीज़, बुक्स एंड ऑथर्स, इकोलॉजी, और ये सारी कुछ चीज़ें हैं, इनमें से कुछ चीज़ें रिलेट करती हैं। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आप करंट अफेयर्स की कोई भी बुक पढ़ते हैं, आपने कहीं कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर रखा है जहाँ पे आपको अलग से करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई नई बुक या फिर कोई ना कोई नई मिसाइल या फिर टैंक, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती होगी। तो ये आपको एक खासा वेटेज देगी। आप अगर इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छी तरीके से तैयार किए हैं तो लगभग आप 20 से लेके 25 क्वेश्चन तक तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड या इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है, लाइक ये इंडियन नेवी एंड मिलिट्री रिलीजन्स, ये ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये फोर्स की ही जॉब है। सीडीएस आप जानते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो इसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर पूछता है कि जैसे नेवी में कोई अगर नया जलपोत आया है, कुछ भी चीज़ें ऐसी आई हैं, उनके बारे में ज़रूर नॉलेज रखिए कि कोई टैंक नया बना या फिर कोई मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ, ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड हैं, जो भी इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी बनाई गई हैं, उन सारी चीज़ों को आपको पढ़ते रहना होगा। इससे क्या होगा कि आप वहाँ पे क्वेश्चन आराम से कर सकेंगे। तो ये तो हो गई हमारी करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ों की बात। लाइक बैंकिंग सेक्टर में अभी नई आरबीआई के गवर्नर भी पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ जो वैसे तो ये बहुत ईजी हैं, बट फिर भी कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें आपको, तो काफ़ी कुछ आपको जो करंट अफेयर्स सेक्शन है उसमें मिल जाएगा। बट आपको अलग से भी इनकी डीप जानकारी करने की ज़रूरत है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर आपको थोड़ा सा अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ करंट की भी नॉलेज रखिए इसकी, और अलग से भी पढ़िए, बैंक के बारे में पढ़िए, आरबीआई के बारे में पढ़िए, एसबीआई के बारे में पढ़िए, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिए। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपकी, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप बाहर से पढ़ते हैं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का सेक्शन आपका इसका अच्छा खासा कवर कर लेगा। तो आपको अलग से यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स एंड ऑथर्स, ये जो आपकी चीज़ें हैं बुक्स एंड ऑथर्स, तो ये आपको जो है ये आपका करंट अफेयर्स से पूरा हो जाएगा। आपको इसको अलग से कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो होते हैं, हाँ लेकिन अगर आपने कोई नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें पुरानी बुक्स एंड ऑथर्स दी हुई हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि करंट के बुक्स एंड ऑथर्स ही आएँ। इसमें थोड़े पुराने भी आ सकते हैं जो बहुत कभी चले हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं बुक्स या नॉवेल्स, उनके नाम। और इकोलॉजी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। इकोलॉजी भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसी के साथ ज्वाइन करके रखा है, क्योंकि लगभग ये सारी चीज़ें मिला के आपसे 20 से लेके 25 क्वेश्चन जो आते हैं मॉडरेट लेवल के यानी मीडियम लेवल के आपसे पूछता है। अब देखिए टैक्सेशन, तो टैक्सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत टफ भी लगता होगा, बट टैक्सेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको टैक्सेशन भी अच्छे से तैयार करना है। स्पोर्ट अवार्ड एक्सेट्रा, तो ये जो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स हैं ये आपके करंट से तैयार ही हो जाएंगे, इसलिए आपको करंट आप तैयार कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक भी तैयार समझ लीजिए। अब देखिए बात करते हैं यहाँ से, तो देखिए हमारा आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे अकेले 10 से 15 क्वेश्चन आए हैं। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा, संविधान जितने भी हैं आपको संविधान अनुच्छेद वगैरह ये सारे आप तैयार कर लीजिए, आपने जो भी पढ़े उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिहाज से। तो ये सारी चीज़ें भी आपने तैयार कर लेनी है। और फिर इसके बाद हम आते हैं इंडियन हिस्ट्री में। तो देखिए 20 से 22 ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इंडियन हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडियन हिस्ट्री में आपको खासकर क्या पढ़ना है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, 4 तरह की हिस्ट्रियाँ आपके पास आएंगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मैं बता दूं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी हो गई, जैसे कि गुप्त डायनेस्टी हो गई, जैसे कि किसी रिलीजन के बारे में बात कर ली जाए
कि जैन रिलीजन के बारे में, सिखिज्म के बारे में आ रहा है, आपके पास जैनिज्म के बारे में आ रहा है, बुद्धिज्म के बारे में आ रहा है। ये भी पूछ सकते हैं कि बुद्ध जी के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी आपसे इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में ये आपका मिडिवल हिस्ट्री में आपसे कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिडिवल हिस्ट्री में ऐसी ऐसी घटित हुई हैं, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सारी चीज़ें भी पूछ सकती हैं, थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। तो देखिए मिडिवल से लेके मॉडर्न आपको एंशिएंट और वर्ल्ड पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, और मॉडर्न पे जैसे कि आप कोई भी आंदोलन वगैरह पढ़ लीजिए अंग्रेज़ों से रिलेटेड, जैसे कुछ भी आप पढ़ सकते हैं कि ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उनके रूल्स जो उन्होंने चलाए, कौन कौन से रूल्स चलाए, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। ये सारी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको मेरे ख्याल से हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हिस्ट्री जो है अपने आप में बहुत डीप है, हिस्ट्री के खुद ही 4 पार्ट हैं लगभग, तो आपको ये अच्छे से हिस्ट्री रिवाइज़ करनी है, अच्छे से पढ़नी है। तो देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें मैं आई बना देती हूँ, आई मीन्स आपको इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा तैयार करना है। ये देखिए इम्पोर्टेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लाइन से ऊपर लिखे हैं। इंडियन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। और इकोनॉमी एंड ट्रेड की बात करते हैं तो इकोनॉमी ट्रेड कुछ पोर्शन जो है वो आपका कवर हो जाएगा करंट अफेयर से, लेकिन आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जियोग्राफी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और मॉडरेट लेवल के ही आते हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा खासा वेटेज दे सकती है। तो जियोग्राफी को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की, तो आप जानते हैं पॉलिटिक्स तो आजकल बहुत ही हावी है और इससे करंट चीज़ें भी आ रही हैं और जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं वो भी आ रहा है, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं हम साइंस की, तो साइंस जो है वो खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस के जो हैं वो इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते कितने हैं 25 to 30, तो ये एक इजी लेवल के क्वेश्चन हैं। बायोफिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है अगर आप बेसिक लेवल की सिर्फ साइंस तैयार कर लीजिए, बहुत कोई टफ तैयार करने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए जितनी चीज़ों में मैंने इंपॉर्टेंट लगाया इनको तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा ये सारी जो चीज़ें हैं ये चीज़ें भी आपको पढ़नी है, लेकिन ये इनका जो कुछ पार्ट है ये आपका करंट अफेयर्स के साथ ही कवर हो जाएगा और कुछ आपको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जीके क्योंकि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होती है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। स्पेशली मैं ओटीए वालों के लिए बोल रही हूँ कि जीके और इंग्लिश, क्योंकि उनका 2 ही चीज़ें होंगी, तो वो जीके पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। बाकी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो वो, और जीके अच्छी है, जीएस में अच्छे हैं, वो लर्निंग एबिलिटी अच्छी है, तो वो अपना इंग्लिश में भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा स्कोरिंग और ज़्यादा ध्यान देने वाला सब्जेक्ट जो लगता है वो जीके है, इसलिए लगभग मुझे इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। अब चलिए बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में कैसा क्या आता है, तो देखिए मैथ्स में इतनी चीज़ें हैं आपकी। अब देखिए अर्थमेटिक आ रही है आपकी 28 to 30, तो अर्थमेटिक में जितने टॉपिक हैं लगभग सारे ही सारे आपको तैयार करने हैं, जितने भी आप एसएससी में पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें। एल्जेब्रा आ रही है आपकी 70 to 20 क्वेश्चंस आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आ रही है 10 to 15 क्वेश्चंस में। ज्योमेट्री आ रही है 15 to 25 एंड मेंसुरेशन आ रही है 10 to 18 एंड स्टैटिस्टिक्स आ रही है 3 to 5। तो देखिए अगर आप सारा आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुछ रिवाइज करना चाहते हैं तो आप स्टैटिस्टिक्स को कम टाइम दीजिए, क्योंकि इससे जो है आपके 3 to 5 ही क्वेश्चन आने हैं। अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जो भी आपने पढ़े हैं वो सारे रूल्स और सारे बेसिक फार्मूलाज सारे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग इसमें आने वाली हैं। नंबर सिस्टम वगैरह जो भी होता है, जो भी आप अर्थमेटिक में पढ़ते हैं। अब देखिए अलजेब्रा की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी स्कोरिंग है, अलजेब्रा भी अच्छा है। आप ये टॉपिक ये समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्री अकेले 10 से 15 लाती है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, हम एज अ सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट समझ सकते हैं। ज्योमेट्री की बात करें तो ये 15 to 25, लेकिन इसमें काफ़ी पार्ट्स होते हैं लाइक सर्कल, ट्रायंगल, तो आपको अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
और मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुएशन भी 10 to 18, तो आप थोड़ा बहुत अपना पढ़ लीजिए। जैसे सिलेंडर के फॉर्मूले, देखिए मेन चीज़ ये है कि आप फॉर्मूले और क्वेश्चंस जो आपने पहले लगाए होंगे उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप देख लीजिए कि आपने किस तरीके लगाए थे, और प्रैक्टिस तो करते ही रहिए, क्योंकि मैथ के लिए तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मेंस्ट्रुएशन जैसा मैंने अभी बताया कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक को छोड़ के स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप इनमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आपको स्टैटिस्टिक्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टैटिस्टिक्स आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। बट हाँ, अगर आपको ये आती है तो ये और ही अच्छी बात है। तो चलिए, हमने अभी तक आपको ये सारा कुछ बता दिया कि कैसा क्या पेपर होता है और कितने क्या मार्क्स की चीज़ें आती हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं, आखिर ये जो हमने पेपर के बारे में सारी बातें की हैं, अब देख लीजिए, बात करते हैं कि हमने ये पेपर के बारे में जो सारी बातें की हैं वो आप कितना स्कोर करेंगे, कट ऑफ क्या जाता है। मेन चीज़ ये भी हो जाती है कि पेपर का कट ऑफ क्या जाता है। तो कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें हर एक पेपर में आपको अलग से पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं अच्छी आती है, आप जीके एंड मैथ्स में टैलेंटेड हैं तो आपने जीके एंड मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया, बट आप इंग्लिश में आप कुछ भी नहीं करके आए या आपने बहुत ही कम मार्क्स गेन किए हैं, तो इस तरीके आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सारे ही उसमें कुछ ना कुछ अच्छा बेटर करके आते हैं तो आपकी ज़रूर आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और देखिए अभी जो मिनिमम कट ऑफ रखा गया है वो रखा गया है 20%, यानी आपको लगभग 20 मार्क्स आपको गेन करने हैं। 20% ही है और 20 मार्क्स है, तो लगभग 20 मार्क्स आपको गेन करने हैं। जितने भी ये आपके थे, जैसे जीके हुआ, आपका मैथ हुआ और आपकी इंग्लिश हुई, तो इनमें कम से कम आपको 20 मार्क्स गेन करने ही करने हैं। ये मिनिमम कट ऑफ है। बाकी इससे ज़्यादा आप जितना भी कर ले जाते हैं आगे वो आप ही के लिए बेटर है। और देखिए मैं तो यही बोलूँगी कि जितना ज़्यादा आप अच्छा कर सकेंगे एग्ज़ाम में पास होने की और इस सीडीएस एग्ज़ाम को निकालने की, इसको क्रैक करने की उतनी ही उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। तो मैं यही विश करूँगी कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप सारा कुछ करके आएँ। आई होप कि इन सारी चीज़ों से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलती रहें आगे, तो शिक्षा दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, अगली बार मैं कुछ अच्छा लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।